स्ट्रेंजर थिंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एल के पास में अपनी कुछ पावर का पार्ट आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने डॉक्टर ब्रैनर की बात मानी और उनके साथ वापस चली गई। गाइस, जैसे जैसे ये एपिसोड्स आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे और ज्यादा सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है, जहाँ पर हमने देखा था कि कैसे जेसन और पैट्रिक एडी को पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन पैट्रिक की वहीं पे मौत हो जाती है। एडी तो वहाँ से भाग चुका था और जेसन पैट्रिक को उठा के बाहर ले आया था। यहाँ पर पुलिस वाले पहुंच चुके थे, जो कि अब जेसन से पूछताछ करते हैं और बार बार एक ही चीजों को रिपीट करते हैं। पुलिस वालों को लगता है कि जेसन पागल है और वो ऐसी चीजें बोल रहा है जिनके ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता है। हालांकि जेसन वही चीजें बता रहा था जो कि उसने देखी थी कि पैट्रिक हवा में गया, उसके हाथ पैर टूट गए और आंखें निकल गई। पुलिस वालों को लग रहा था कि ये मौत एडी ने करी है। तब वहाँ पे जेसन बोलता है कि एडी सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है, एडी ने एक डेविल से हाथ मिला लिया है और अब वो डेविल की बातें मानकर हर एक इंसान को मारती जा रहा है। इसी के साथ हम एजेंट को देखते हैं। हॉकिंस के पुलिस वालों ने अभी तक भी एजेंट को नहीं छोड़ा था और हद से ज्यादा उसे टॉर्चर किया जा रहा था, ये बताने के लिए कि एल को इस टाइम पे कहाँ छुपाया गया है। लेकिन एजेंट ने भी बहुत पेशेंस रखा था और वो कुछ भी नहीं बताता। लेकिन बहुत ज्यादा जबरदस्ती और लॉकर रूम में डालने के बाद ये एजेंट भी बताने के लिए तैयार हो जाता है कि एल को कहाँ पे रखा गया है। इसी के साथ हम एल को देखते हैं, जिसके पास में डॉक्टर ब्रैनर आते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि तुम चीजों को याद कर रही हो, लेकिन तुम पूरी तरीके से याद नहीं कर पा रही हो। तुम्हारे पास तुम्हारी पावर्स इसीलिए गई है क्योंकि तुम्हारे पावर्स के अंदर एक बहुत बड़ा ग्लिच आया है। कुछ साल पहले तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें तुमने अपने पावर्स का बहुत ज्यादा यूज किया। उस पावर के कारण उल्टा इफेक्ट तुम्हारी बॉडी के ऊपर पड़ा। तुम्हारी पावर्स कहीं गई नहीं है बल्कि कहीं पे अटकी हुई है। अगर तुम अपने आप पे वापस से ध्यान दोगी तो तुम वो पावर्स को वापस ला सकती हो। एल को वापस से उसी नीना प्रोजेक्ट यानी कि टैंक के अंदर डाला जाता है, लेकिन एल को बार बार ऐसा ही लगता है मानो कि वो कसूरवार है, उसने सबको बचपन के अंदर मार दिया था। हम एडी को देखते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट से एक वॉकी टॉकी को चुरा चुका था और दूसरी तरफ ये बाकी सारे बच्चे मिलके एडी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता चलता है कि एडी अब और ज्यादा फंस चुका है, क्योंकि एक और मौत हुई है यानी कि पैट्रिक की, और उसका इल्जाम भी एडी के ऊपर ही लगा है। यानी कि वो धीरे धीरे करके और ज्यादा फंसता जा रहा है। यहाँ अब टीवी पर पैट्रिक के मौत के बारे में भी बताया जाता है कि कैसे हॉकिंस के स्कूल का एक और तीसरा बच्चा भी मारा गया है। इसके कारण घर पे बैठे पेरेंट्स धीरे धीरे और ज्यादा डरने लगे थे। यहाँ इन बच्चों के पास में एडी का कॉल आता है और एडी बताता है कि कैसे वो फॉरेस्ट के अंदर एक स्कल रॉक के नीचे बैठा है और छुपा हुआ है। बाकी सारे बच्चे पूछते कि क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम पकड़े तो नहीं गए, हम सब लोग मिलके तुम्हारे पास बस पहुंच ही रहे हैं। जिसके बाद सीन कैलिफोर्निया में शिफ्ट होता है। हम यहाँ जॉन की टीम को देखते हैं। जॉन, आगिल, विल और माइक पहुंच जाते हैं सूजी को ढूंढते हुए उसके घर पे, लेकिन असल के अंदर का ये घर से ज्यादा ऑर्फनेज सेंटर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे बच्चे थे जो कि अपने अपने गेम्स खेल रहे थे। सूजी के बारे में पूछने पे कोई आंसर नहीं देता, लेकिन एक लड़की ऐसी थी जो कि उन सब में थोड़ी सीनियर थी और आगिल को वो लड़की बहुत पसंद आ जाती है। और इन बच्चों को ऊपर जाके सूजी भी उसके कमरे के बाहर मिलती है और सूजी को पता चलता है कि ये सारे दोस्त डस्टिन के हैं। इसी के साथ हम जॉयस, मरी और यूरी को भी देखते हैं, जिन तीनों का प्लेन क्रैश हो गया था। सब बच तो गए थे, लेकिन जॉयस और मरी ने मिलके यूरी को बांध दिया था और उसे पूछने लगते हैं कि बताओ आखिर पुलिस स्टेशन कहाँ पर है और हम हॉपर के पास में कैसे पहुँच सकते हैं। लेकिन यूरी अपना मुंह नहीं खोलता और कुछ भी नहीं बताता। तब मरी और जॉयस बताते हैं कि हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं, हम तुमसे कुछ पूछेंगे भी नहीं, हम तो आगे जाके कहीं ना कहीं किसी चीज को ढूंढ लेंगे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। इतनी तेज ठंड के अंदर पहली बात तो तुम जम के मर जाओगे, दूसरी चीज की ये जितना घना फॉरेस्ट है उसके अंदर से निकलने वाले बड़े बड़े भालू तुमको 2 मिनट में खत्म कर देंगे। तो अगर तुमने नहीं बताया कि हॉपर इस टाइम कहाँ है तो फिर हम तुम्हें यही बंधा हुआ छोड़ देंगे। यूरी डर के मारे बोलने लगता है कि तुम जिस तरफ जा रहे हो वो गलत है। असल के अंदर जिस जगह जेल बना हुआ है रशियंस का, वो जगह मैप में बनी हुई ही नहीं है, वो एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ पर तुम्हें सिर्फ मैं ही ले जा सकता हूँ। लेकिन अब रशियंस तो यूरी को जानते थे। तभी वहाँ पे मरी अपना दिमाग चलाता और बोलता है कि यूरी को रशियंस ने नहीं देखा था, इसी कारण मरी अब यूरी बन के अंदर जाएगा। यहाँ सीन जेल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर लगभग 5 से 7 आदमियों को, जिनके अंदर हॉपर और डिमित्री भी इंक्लूड थे, उन सभी को एक डिनर के लिए लेकर जाया जाता है। यहाँ पर एक साथ में बहुत सारा खाना रखा हुआ था। सारे कैदी खुश होकर उस खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं, क्योंकि काफी टाइम बाद इन्होंने खाना खाया था, और अपनी अपनी बातें करने लगते हैं कि कल हमें किसी मॉन्स्टर से लड़वाया जाएगा, उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है और इसीलिए हम अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं। हॉपर इन सारी बातों को बस सुनता रहता है और वहाँ पर खाना खाने के बजाय सिर्फ अल्कोहल पीता है और बताता है कि तुम जिस मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे हो उस मॉन्स्टर का नाम डेमोगॉर्गन है। उनमें से एक से मेरा पाला भी पड़ा है। वो डेमोगॉर्गन कोई जानवर नहीं है बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक क्रीचर है जो कि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस मॉन्स्टर को मारना नामुमकिन है और जितना खाना तुम्हें खिलाया जा रहा है ना, वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नहीं बल्कि मोटा ताजा बनाने के लिए खिलाया जा रहा है। कल तुम्हें
ये रशियंस उस डेमोगॉर्गन के सामने छोड़ देंगे ताकि वो अपना शिकार कर सके और तुम सब लोगों को एक एक करके मार सके, और ये जो मील है ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मील है, तो बस इसे एंजॉय करो। ये सारी चीजें सुन के बुरी तरीके से सब लोग डर जाते हैं। हॉपर कहता है कि अगर हम लोगों को जीतना है तो बस हमारे पास एक ही रूल है कि हम सब लोगों को एक साथ लड़ना पड़ेगा। सीन एल पे शिफ्ट होता है जो कि अपनी पावर्स यूज कर रही थी एक गेम को खेलने में, लेकिन तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है जो कि हमेशा से ही एल से मिला करता था और उससे बातें किया करता था। इस गार्ड का नाम गाइस हेनरी है। हेनरी आके एल को बताता है कि हेनरी भी पहले एल के जैसा ही था, वो हमेशा डरा हुआ रहता था और सबसे अलग रहता था क्योंकि वो बाकियों के जैसा नहीं था। उसे भी खुद को समझने में बहुत टाइम लगा कि वो बाकियों से बहुत अलग है और उसके पास में पावर्स हैं, लेकिन इन चीजों से बाहर तभी निकला जा सकता है जब आप अपने पास्ट की कोई मेमोरी को याद करो। अगर आप अपने गुस्से को बाहर निकालोगे तो उन चीजों से आपकी पावर्स बढ़ जाएंगी, और अगर आपको जीतना है तो आपको अपनी अच्छी मेमोरीज को याद करना पड़ेगा। ओवरऑल सब कुछ आपके मेमोरी के अंदर ही बना हुआ है। तभी डॉक्टर ब्रैनर आके सारे बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। गाइस आप सब लोगों को इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि एल सेम टाइमलाइन में है, बल्कि गाइस एल इस टाइम पे 1983 की टाइमलाइन में है, यानी कि तकरीबन 5-6 साल पुरानी टाइमलाइन। वो बस ये सारे क्लिप्स देख रही है इसीलिए खुद को बड़ा देख रही है। असल के अंदर वो इस 1983 में एक बच्ची ही थी। यहाँ स्टीव, डस्टिन, मैक्स, ल्यूकस, रॉबिन और नैन्सी सारे के सारे एक साथ में निकल के एडी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन स्टीव को रास्ता पता था और डस्टिन का कंपास यहाँ पर फिर से काम नहीं कर रहा था। वो बार बार में किसी दूसरी डायरेक्शन की तरफ घूम रहा था। ल्यूकस भी मैक्स से अपने दिल की बात करता है और कहता है कि मैं पहले तुम्हारे साथ में नहीं था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जितने भी बच्चे अभी तक मरे हैं वो सारे अकेले थे और उनके लाइफ में कुछ बुरा हुआ था। मुझे भी तुम्हारे साथ खड़े रहना चाहिए था। अगर तुम मुझसे बात नहीं करती तो भी मुझे कोशिश करते रहनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। इसी के साथ में यहाँ रॉबिन भी नैन्सी से बात करती है और उसे स्टीव के लिए कहती है कि तुम और स्टीव आखिर साथ में क्यों नहीं हो। जहाँ नैन्सी क्लियर करती है कि अब हमारे बीच में बहुत गैप हो चुका है और इस टाइम पे मैं जॉनथन को पसंद करती हूँ, तो स्टीव और नैन्सी के बीच में कुछ नहीं हो सकता है। एंड के अंदर स्टीव ने आके उस स्कल रॉक को ढूंढ लिया, लेकिन डस्टिन का कंपास बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। इन लोगों को एडी मिलता है जो कि इन लोगों से मिलके बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर हॉकिंस के अंदर पुलिस वालों ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जहाँ पर वो सारे पेरेंट्स को जवाब दे सके कि आखिर शहर के अंदर चल क्या रहा है। पुलिस वाला आके यहाँ पर यही कहता है कि एडी का एक हेलफायर नाम का ग्रुप हुआ करता था। एडी इस टाइम पे अपने दोस्तों के साथ में मिलके लोगों को मार रहा है, इसके साथ और कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन तभी वहाँ पे जेसन पहुंच जाता है जो कि लोगों का माइंड डाइवर्ट करने लगता है। हमेशा से ही जेसन खुद को स्मार्ट बताने की कोशिश करता था और इस टाइम भी वो यहाँ आके लीडर बनने की कोशिश करता है। सबके पास में पैम्पलेट्स बांट देता है जिसके अंदर एडी के साथ में माइक, डस्टिन और ल्यूकस की भी पिक्चर थी। एडी कहता है कि यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है। यहाँ पर एक ऐसी प्रथा चल रही है जिसके अंदर की कुर्बानी दी जाती है और एडी अपने दोस्तों के साथ मिलकर अब तक 3 लोगों को मार चुका है। अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो धीरे धीरे करके हर एक फैमिली का बच्चा मारा जाएगा। ये बातें सुन के हर कोई सीरियस हो जाता है और जेसन की बात में आके उसकी मदद करने के लिए उस पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर बाकी के जितने पेरेंट्स बैठे थे वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उनके बच्चों ने ऐसा क्या किया, क्या उनके बच्चे मर्डरर हैं। एरिका भी खड़ी होती है और बीच में चिल्ला के बोलती है कि वो सिर्फ एक गेम ग्रुप है, वहाँ पर जाकर सारे बच्चे गेम्स खेलते हैं, इवन मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ। हमारे भाई बहनों ने कभी किसी को नहीं मारा है। इसी के साथ हम सूजी को देखते हैं। यहाँ पर विल और माइक सूजी को सच नहीं बताते और सिर्फ यही बताते हैं कि हमें डस्टिन के लिए बस एक लोकेशन को ढूंढना है। हमने किसी नंबर पे कॉल किया था और वहाँ से कंप्यूटर बात कर रहा था और हमें उसकी लोकेशन पता करनी है। तब सूजी बताती है कि मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। लास्ट टाइम मैंने जब डस्टिन के मार्क्स को चेंज किया था तो ये बात मेरे फादर को पता चल गई और डस्टिन एक नंबर का नास्तिक है और हम सब लोग बहुत ज्यादा आस्तिक और स्पिरिचुअल लोग हैं। मेरे फादर को ये बात नहीं पसंद है, इसी कारण वो मेरा कंप्यूटर उठा के ले गए और अगर मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं है तो मैं किसी भी तरीके से तुम लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फिर भी एक आइडिया जरूर है, मेरे फादर जब उस पे काम करते हैं तब हम उसे यूज में ले सकते हैं। इसके लिए हम सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ डस्टिन, ल्यूकस और माइक के सारे पेरेंट्स एक साथ में घर पहुँचते हैं लेकिन बच्चे एक साथ में नहीं थे और इवन घर पे भी नहीं थे। दूसरी तरफ एडी तो डरा हुआ ही था और बाकी सब लोग बात कर रहे थे कि आखिर इन लोगों को आगे जाकर करना क्या है। लेकिन डस्टिन अपनी एक थ्योरी के अंदर फंसा हुआ था, वो बार बार कंपास की तरफ देख रहा था और आखिरकार उसने एक थ्योरी को वापस से क्रैक किया। वो बताता है कि पिछले कुछ सालों पहले भी कंपास ऐसे ही अपने डायरेक्शंस को चेंज करने लगा था और वो तब ऐसा हुआ था जब किसी एक साइड पे मैग्नेटिक फील्ड हद से ज्यादा बढ़ जाए। इस बार भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती तो हर किसी को पता चल जाता। इसका मतलब है कि कहीं पे बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है और इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड तभी आती है जबकि एक दरवाजा खुलता है। इसका मतलब है कि हमारे आसपास भी एक दरवाजा खुला हुआ है और जिस तरफ से ये इशारा आ रहा था वो इशारा लवर्स लेक से आ रहा था जहाँ पर वेक्ना ने पैट्रिक को मारा था। इसका मतलब है कि एक और दरवाजा खुला है। दरवाजे सिर्फ 2 ही लोग खोल सकते थे, या
तो हॉकिंस की लैब वाले या रशियंस की लैब वाले, और अब अगर नया दरवाजा खुला है तो वो किसने खोला है और कैसे खोला है। ये काफी सारे जवाब थे जो इन लोगों को आगे जाके मिलने वाले हैं। हम फिर से एल के मेमोरीज के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इस टाइम डॉक्टर ब्रेनर बच्चों को एक गेम खेलना सिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे आमने सामने 2 सर्कल रखे जाएंगे। सर्कल में खड़े होने के बाद तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी। जितने टाइम तक तुम रुक सकते हो सर्कल के अंदर, उतने टाइम तक ही तुम्हें रुकना होगा। जो सर्कल से सबसे पहले बाहर निकलेगा वो रेनबो रूम में 1 घंटा ज्यादा बिताएगा। गेम स्टार्ट होने के बाद में एक सर्कल में नंबर 2 को खड़ा किया जाता है और बाकी बच्चों को बुलाया जाता है, लेकिन नंबर 2 इन सारे बच्चों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसी कारण हर बच्चे की पावर कम होने के कारण वो सर्कल से बाहर गिरते जा रहे थे। अब बारी आती है एल की, यानी कि 11 की। नंबर 2 और नंबर 11 दोनों एक साथ में अपनी पावर्स लगाते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि 2 से भी ज्यादा और कई लोगों से ज्यादा 11 पावरफुल है। इसी कारण वो 2 को इस सर्कल से बाहर निकाल देती है। यहाँ पे मरी, यूरी और जॉयस तीनों यूरी के अड्डे पे पहुँचते हैं, जो कि एक चर्च था, और अंदर जाने के बाद इन्हें काफी सारी अच्छी चीजें मिलती है, यानी कि खाने पीने की चीजें, मैप, और इसी के साथ में जॉयस का मेन काम था बंदूकें ढूंढने का, और यूरी के पास में ये भी काफी सारी थी। अब इन लोगों को बस अंदर जाने के लिए रास्ता ढूंढना था और किस टाइम पे निकलना है ये भी इन्हें तय करना था। जेल के अंदर जब सभी लोग डिनर करके बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे हॉपर और डिमित्री के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। असल के अंदर ये इनकी एक प्लान का हिस्सा था, लेकिन फाइट इतनी ज्यादा तेज थी कि रशियंस को आके उन्हें छुड़ाना पड़ता है। ये दोनों एक दूसरे को भी मारते हैं और रशियन से भी पिटते हैं और उसके बाद में जेल में जाके गिरते हैं। तब डिमित्री आके पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का कारण क्या है। तब यहाँ पे हॉपर कहता है कि हम लोग मिलके चाहे कुछ भी हो जाए उस डेमोगॉर्गन को नहीं मार सकते हैं। अगर वो डेमोगॉर्गन किसी चीज से डरता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आग है। हॉपर अपने पॉकेट के अंदर से एक अल्कोहल की बोतल निकालता है, अपने जैकेट का एक कपड़ा फाड़ता है, और साथ ही साथ पुलिस वालों को इस झगड़े में घुसाने का मतलब ये था कि वो उनसे लाइटर चुराना चाहता था, और हॉपर ने एक लाइटर भी चुरा लिया था। सूजी को कंप्यूटर यूज करना था, इसी के कारण वो एक छोटे बच्चे को कह के लाइट्स बंद करवा देती है, और जैसे उसके फादर रूम से बाहर निकलते हैं तो विल, माइक, जोनाथन और सूजी चारों की चारों उसी रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। सूजी यहाँ पे आईपी एड्रेस ट्रैक करने की कोशिश करती है और कुछ ही देर के अंदर वो उस जगह के बारे में पता लगा लेती है। यहाँ पर सारे बच्चे अभी भी अपना गेम प्ले ही कर रहे थे, इसी कारण सूजी के फादर थोड़े डिस्ट्रैक्टेड थे। असल के अंदर जो लोकेशन आई थी वो निवाडा की थी। इसी के साथ हम फिर से 2 ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि लवर्स लेक की तरफ ही जा रहे थे, और यहाँ पर जितने भी बच्चे थे उनका कंपास भी अभी सीधा लवर्स लेक पर ही पहुंचा था। अब अगर कहीं दरवाजा खुला है दूसरी दुनिया का तो इन्हें जाकर देखना पड़ेगा। इसी कारण बच्चे यानी कि ल्यूकस, डस्टिन और मैक्स को बाहर ही खड़ा रख दिया जाता है, और बोट के अंदर नैन्सी, रॉबिन, स्टीव और एडी बैठ के आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एल को देखते हैं जिसे चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो जब रेनबो रूम से बाहर निकल के आती है तो उसे दिखाई देता है कि डॉक्टर ब्रेनर और उनके साथी हेनरी को बुरी तरीके से पनिशमेंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देके। एल वापस से डर के मारे रेनबो रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसका वेलकम करने के लिए नंबर 2 और उसके सारे फ्रेंड्स खड़े थे। वो एक साथ में एल के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि तुम खुद को समझती क्या हो, मैंने अपनी पावर्स कम यूज करी क्योंकि मुझे पता था कि तुम बहुत कमजोर हो, लेकिन उसी टाइम पे तुमने अपनी सारी पावर्स यूज कर दी। तुम दिखाना क्या चाहती हो? तुम क्या पापा को ये दिखाना चाहती हो कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? और उसके बाद में नंबर 2 यहाँ पे एल को बहुत बुरी तरीके से परेशान करता है, इधर उधर धक्का मार के और सीधा फोर्सफुली दीवार के ऊपर धक्का देकर। एल को इस कारण बहुत बुरी तरीके से चोट भी लगती है, लेकिन ये बच्चे एल को धमका देते हैं, तुमने पापा को ये बता दिया कि हमने तुम्हें हर्ट किया है तो तुम जान से मारी जाओगी। इसी कारण एल कुछ बोल भी नहीं पाती है। एल आगे जाके खुद को मिरर के अंदर देखती है तो वो वापस से खुद का बचपन वाला चेहरा देखती है, जिसके अंदर उसके पूरे कपड़े खून से भरे हुए थे। एल को फिर से लगने लगता है कि गुस्से में आकर ही उसने यहाँ के सारे लोगों को मार डाला होगा। हॉकिंस के अंदर जब ये चारों एक साथ में बोट के ऊपर बैठ के आगे की तरफ निकले तो पानी के ऊपर कौन सा दरवाजा दिख सकता था। अगर इन्हें जाना पड़ेगा तो पानी के अंदर ही जाना पड़ेगा, और जाने वाला स्टीव के अलावा कोई नहीं था। स्टीव अपने कपड़े उतार के सीधा पानी के अंदर डाय लगाता है। यहाँ पर बाहर डस्टिन, ल्यूकस और मैक्स एक साथ में ही खड़े थे। पानी में अंदर जाने के बाद स्टीव को कुछ मरी हुई मछलियां दिखाई देती है, और उसके कुछ ही दूर पे रेड लाइट के साथ में वहाँ पे उसे दरवाजा भी दिख जाता है। स्टीव ये बात बताने के लिए ऊपर की तरफ आता है और सबको बताता है कि उसे दरवाजा मिल चुका है, लेकिन स्टीव आगे कुछ बता पाता। उस अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर से निकलने वाला एक रूट स्टीव का पैर पकड़ के उसे सीधा अंदर की तरफ ले जाता है। ये लोग स्टीव की जान भी नहीं बचा पाते और स्टीव सीधा जाके अपसाइड डाउन वर्ल्ड में पहुंच जाता है। अब जब स्टीव गिर चुका था तो यहाँ नैन्सी कहाँ रुकने वाली थी, इसी कारण एक ही सेकंड में नैन्सी भी कूद जाती है और पीछे पीछे रॉबिन और एडी को भी कूदना पड़ता है। इसी के साथ में डस्टिन, ल्यूकस और मैक्स जहाँ पर खड़े थे वहाँ पर पुलिस वाले भी छानबीन करने के लिए पहुंचे थे। मैक्स उनका ध्यान भटकाने के चक्कर में अपने आप को पकड़वा लेती है और उसके चक्कर में ये दोनों भी पकड़े जाते हैं। हम यहाँ पर स्टीव को देखते हैं जो कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर तो पहुंच चुका था। इस बार इस सीजन के अंदर डेमोगॉर्गन्स का साइज थोड़ा छोटा कर दिया गया है और वो जमीन पे चलने की
बजाय फ्लाइंग डेमोगॉर्गन बन गए हैं और वो सारे फ्लाइंग डेमोगॉर्गन आके स्टीव के ऊपर हमला कर देते हैं। इतनी बुरी तरीके से उसे इंजर्ड करते हैं कि मानो वो मरने ही वाला है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।